नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट पेपर है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, उसकी जो प्रथम यूनिट है या प्रथम इकाई है उसका हम रिवीजन के लिए जो हमारे समेटिव टेस्ट में आएगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का विश्व का भाषा परिवार और हिंदी। तो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल, अल्टाल्टिक, बांटू, जापानी, कोरिया, अमेरिकी जिसे रेड इंडियन कहते हैं, सूडानी, बुशमैन आदि कई प्रकार की भाषा परिवार हैं। तो हिंदी जो है वो भारोपीय का अर्थ क्या होता है? भारत और यूरोपीय, ठीक है। तो हिंदी हमारी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। अब भारोपीय परिवार क्या है कि भारोपीय परिवार की भाषाएं भारत और यूरोप और उसके जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं उसमें फैली होने के कारण भारोपीय कहलाती है। तो इस भाषा परिवार के लोगों के मूल स्थान के बारे में कुछ विवाद है, लेकिन सबसे अधिक जो मान्यता मिली है उन मतों में कि ब्रांडेश्ताइन एक स्थान है जो यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में किर्गिज के मैदान में स्थित है। तो इस परिवार की दो मुख्य शाखाएं मानी गई है, एक केंतुम और दूसरी सतम शाखा। ठीक है। तो केंतुम में केल्टिक, जर्मनिक, ग्रीक आदि इस प्रकार की भाषाओं को शामिल किया गया है और सतम के अंदर अल्बानियन, आर्मेनियन, फ्रीजियन, भारत, ईरानी इनको शामिल किया गया है। तो भारत और ईरानी एक नाम इसका आर्य शाखा भी है। तो अपने इस प्रकार भारत ईरानी की 3 शाखाएं हुई, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्यों ने ईरानियों और दरद लोगों से अलग होकर के 1500 ईस्वी पूर्व में या उसके आसपास पश्चिम में प्रवेश किया था भारत में। इस प्रकार भारत में आर्य भाषा का जो प्रारंभ है वो 1500 ईसा पूर्व भी माना जाता है। तो भारतीय आर्य भाषाओं के इस 3500 वर्ष के इतिहास को हम कितने भागों में विभक्त करेंगे? 3 भागों में। तो यहां तक आपको समझ में आ गया इस चार्ट के माध्यम से कि जो भारोपीय परिवार है उसकी सतम शाखा और केंतुम शाखा, फिर सतम शाखा से भारत और ईरानी का उद्भव हुआ, फिर भारत और ईरानी से संस्कृत और अवेस्ता, ठीक है। अब है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसके अंतर्गत है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, और इसका जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना गया है। उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार या मध्यकालीन आर्य भाषाएं, उसके अंतर्गत क्या आएगी? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो पाली का जो समय है वो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। और तीसरी शाखा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय है। तो प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं उसमें जो वैदिक प्रमाण हमें मिलते हैं वो वैदिक संहिताएं हैं प्राचीन प्रमाण के रूप में। इस भाषा को संस्कृत कहा गया है। तो संस्कृत शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले वाल्मीकि ने अपनी रामायण में किया था, और इस संस्कृत के 2 रूप माने गए हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ और आर्यणक
उपनिषद, इनको रखा गया है। और वैदिक संस्कृत के 3 रूप मिलते हैं, उत्तरी, मध्य देशीय और पूर्वी। और लौकिक संस्कृत में जो उत्तरी रूप है उसको प्रामाणिक माना गया है। जैसे पाणिनि ने अपनी जो अष्टाध्यायी रचना है उसका आधार बनाया था। उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा है। तो इसके प्राचीन जो वैदिक संस्कृत है उसके 2 ग्रंथ कौन से हैं? वाल्मीकि रामायण और पाणिनि की अष्टाध्यायी। फिर है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। उसको भी हम 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं कि पहली जो है प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। तो पहली प्राकृत को पाली भाषा कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है 4वीं शताब्दी के श्रीलंका में लिखित जो दीपवंश है उसमें मिलता है। इसे मागधी भाषा भी कहते हैं। गौतम बुद्ध से संबंधित जो साहित्य है, जैसे जातक, धम्मपद, मिलिंद पहो, बुद्ध घोष की अट्ठकथा और महावंश, ये सब बौद्ध ग्रंथ हैं। और इस भाषा के 4 रूप थे, पश्चिम उत्तरी, दक्षिणी, मध्यवर्ती और पूर्वी। तो अशोक जो था, सम्राट अशोक, उसके समय से शिलालेख जो मिले हैं उसमें भी यह पाली भाषा ही उन पर अंकित है। दूसरी जो भाषा है या दूसरी प्राकृत वो है प्राकृत। तो प्राकृत शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ के अनुसार तो आम बोलचाल की जो भाषा थी और संस्कृत से निकली हुई 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक की जो भाषा है, जिसमें पहली प्राकृत के रूप को पाली और दूसरी प्राकृत के रूप को प्राकृत और तीसरी प्राकृत को अपभ्रंश कहा गया था। तो प्राकृत का दूसरा अर्थ है बीच वाली प्राकृत, मतलब 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक की जो भाषा है उनके लिए भी प्रयोग किया गया है। तो इस मध्य प्राकृत के जो धर्म है, प्रदेश है, प्रयोग है, इनके आधार पर कई भेद किए गए, जिनमें शौरसेनी जो है वो मथुरा और शूरसेन के आसपास की भाषा थी, उसे शौरसेनी कहा गया। और जो कश्मीर के आसपास की भाषा थी उसे पेशाची कहा गया। और महाराष्ट्र की भाषा महाराष्ट्री कहलाई। और मगध और मथुरा के बीच की जो भाषा थी वो अर्धमागधी कहलाई। उसी प्रकार मागधी भाषा कहाँ की थी? मगध के आसपास की भाषा होने के कारण इसे मागधी कहा गया। कैकय ये पाकिस्तान में एक क्षेत्र है, लहंदा का क्षेत्र। तो यहाँ की भाषा कैकय कहलाई। और टक ये पंजाब का एक क्षेत्र है, वहाँ की भाषा टक है। और एक इसमें है खस भाषा। खस भाषा जो है वो हिमाचल और उसके आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ की भाषा खस कहलाती है। और ब्राचड़, इससे सिंधी भाषा का उद्गम हुआ था। सिंध प्रदेश की भाषा थी ब्राचड़ भाषा। तो ये सब इनमें प्रमुख हैं। अब है तीसरी प्राकृत, जिसे हम अपभ्रंश भी कहते हैं। प्राकृत की तुलना में भी जिस भाषा का रूप बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ था, जिसमें ध्वनि और व्याकरण के स्तर के कई परिवर्तन हो चुके थे, उसे पंडितों ने अपभ्रंश या अवहट को हम अपभ्रष्ट भी कह सकते हैं। तो यह उन्होंने कह दिया, पंडितों ने इसको अपभ्रंश। तो यह अपभ्रंश मध्यकालीन प्राकृत और आधुनिक काल की भाषाओं के बीच की कड़ी के रूप में है। प्राकृत जो है उसमें जो ग्रंथ हैं उसमें अपभ्रंश के 27 भेद माने गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से कैकय, टक,
ब्राह्मण, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी ही माने गए हैं। अपभ्रंश शब्द से ही अवहट बना है, जो अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त होता रहा है। तो हिंदी का विकास शॉर्ट सैनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंशों से हुआ है। फिर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का जो विकास है लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से हुआ और 1100 ईस्वी से तो जो लिखित साहित्य के प्रमाण उपलब्ध हैं उसमें आधुनिक आर्य भाषाओं में सिंधी भाषा जो है वो सिंधु नदी के आसपास बोली जाने के कारण सिंधी कहलाती है और इसके अधिकांश बोलने वाले जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, लेकिन जो भारत विभाजन हुआ था उसके परिणाम स्वरूप सिंध प्रदेश से भारत में आए भारतीयों में इसका प्रचलन हुआ। तो इसकी जो लिपि है वो फारसी लिपि के आधार पर बनी हुई है। अब हम देखते हैं हिंदी का अर्थ और उसका स्वरूप। तो हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या है? हिंदी का शाब्दिक अर्थ है हिंद का या हिंद से बना तो संस्कृत के सिंधु से सिंध और फिर सिंध से हिंद और हिंद से बना हिंदू। तो मूल रूप से सिंधु नदी से पश्चिम की ओर रहने वाले लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व की ओर के निवासियों को हिंदू यानी सिंधु से हिंदू हिंदू कहा और उस भाग को हिंद कहा और उनकी भाषा क्या कहलाई? हिंदी कहलाई। तो भारत के पश्चिम भाग विशेष रूप से जो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले की बोली है उसमें और फारसी भाषा के शब्द के प्रारंभ में आने वाली जो स की ध्वनि है वह ह में बदल जाती है। जैसे सड़क क्या बन जाएगा? हड़क, है ना। और सीरा क्या बन जाएगा? हीरा। ठीक है। तो पहले हिंदू, फिर हिंद और फिर हिंदी मूल रूप से तो भौगोलिक संदर्भ में प्रयुक्त हुए थे, लेकिन बाद में धर्म, संप्रदाय और राजनीति के संदर्भ में भी उनसे जुड़ते चले गए। तो अब हिंदी शब्द का प्रयोग एक भाषा विशेष के लिए किया जाता है और हिंद वासियों के लिए किया गया इसका पुराना प्रयोग जो हिंदी है, हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, वो आज भी प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार हिंदी शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हिंदी की शब्दावली है और रचनागत जो समानताएं हैं उनके आधार पर भारत की जो अन्य भाषाएं हैं जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं से भी भिन्न एक स्वतंत्र भाषा है, लेकिन ये हिंदी प्रदेश की विविध बोलियों के संकुल भी है। तो चीनी और अंग्रेजी के बाद दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। और इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसकी 5 तो उपभाषाएं हैं और फिर इन उपभाषाओं की भी और बोलियां हैं। जैसे जो शोरशैनी अपभ्रंश है, अपभ्रंश का जो रूप है शोरशैनी, उससे उपभाषा कौन सी हुई? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उसमें है एक
खड़ी बोली, दूसरी ब्रज, तीसरी बांगरू, चौथी है बुंदेली, पांचवी है कन्नौजी और छठी है दक्षिणी। तो ये पश्चिमी हिंदी की ये बोलियां हैं। अब टेस्ट जो होंगे समेटिव टेस्ट फर्स्ट, उसमें इसमें से आएंगे क्वेश्चन, तो ये अच्छे से इसके नोट्स बना लेना और इसको याद कर लेना, ठीक है। फिर है शोरसेनी अपभ्रंश का ही रूप राजस्थानी। राजस्थानी में कौन कौन सी भाषाएं आती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी और वागड़ी, ठीक है। फिर है शौरसेनी और उसकी उपभाषा है पहाड़ी और उसकी हिंदी बोलियां हैं पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली और कुमायूनी। तो ये सब आपने क्लास में इसके नोट्स भी बनाए होंगे और पढ़े भी थे। अब ये रिवीजन के लिए आपको फिर से मैं बता देती हूँ। फिर है अर्धमागधी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर मागधी अपभ्रंश से बिहारी और बिहारी की उपबोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली और ये मगही, ठीक है। तो इस प्रकार इन 3 अपभ्रंशों से निकली हुई कितनी बोलियां हैं? 22 बोलियां और उनके 5 उपभाषा समूह हैं। 5 उपभाषा समूह। और एक मानक भाषा खड़ी बोली के समूहगत रूप को हिंदी भाषा के रूप में जाना जाता है। तो अब हम ये जो बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की, इनका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले है खड़ी बोली। खड़ी बोली के कई नाम हैं, हिंदुस्तानी, कौरवी, खड़ी बोली, सरहिंदी। तो ब्रज भाषा की तुलना में ये जो बोली है वो खड़ी लगती है, इसलिए इसे हो सकता है खड़ी बोली कहा गया हो। तो इसका जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। इसका जो नामकरण है वो लल्लूलाल मिश्र ने 1803 में इनकी रचना है एक प्रेम सागर, उसकी भूमिका में इन्होंने उसका प्रयोग किया। तो ये दिल्ली के उत्तर पूर्व से हिमालय की तराई तक रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला आदि में बोली जाती है। तो परंपरागत रूप में खड़ी बोली में स्वतंत्र साहित्य का अभाव रहा है, लेकिन लौकिक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो इसके जो पवाड़े हैं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो हिंदी का जो मानक रूप है प्रमुख रूप से खड़ी बोली से ही विकसित हुआ है, इसलिए मानक हिंदी के आधुनिक साहित्य के विकास की जो पृष्ठभूमि है उसमें इस बोली ने ऐतिहासिक कार्य किया है। उसके बाद है बांगरू। इसको हरियाणवी बोली भी कहा जाता है।
तो बांगरू शुष्क और शुष्क जो भूमि होती है उसके लिए कहा जाता है। तो शुष्क भूभाग के कारण यहाँ की बोली का नाम बांगरू पड़ गया। तो इसका जो विकास है वो भी शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से ही हुआ है। हरियाणा के जो करनाल है, रोहतक, हिसार और दिल्ली का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस बोली में लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। उसके बाद है ब्रजभाषा। इसे अंतर्वेदी भी कहते हैं। तो ब्रज का आशय होता है पशुओं के समूह या चारागाह से लिया जाता है। तो इसका विकास भी शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो यह राजस्थान में भरतपुर, करौली, धौलपुर जिलों में और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, बरेली आदि जिलों में बोली जाती है ब्रजभाषा। और इसके साहित्यकार के बारे में कहा जाता है कि 15वीं से 18वीं शताब्दी तक न केवल ब्रज क्षेत्र में बल्कि पूरे उत्तर भारत में अधिकतर साहित्य जो है वो ब्रजभाषा में ही रचा गया था। तो सूर, मीरा, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, घनानंद, सेनापति, भूषण, भारतेंदु, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, इन सभी ने सर्वोत्कृष्ट कोटि का साहित्य ब्रजभाषा में ही रचा है। तो उसके बाद है बुंदेली। बुंदेल भूमि में बोली जाने के कारण ये बुंदेली या बुंदेलखंडी इसे कहा जाता है, बुंदेलखंडी। तो ये भी शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से ही इसका उद्भव हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा जिलों में और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, होशंगाबाद, ग्वालियर, विदिशा आदि जिलों में बोली जाती है। इस बोली में साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया है। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से कौन कौन से रचनाकार या कवि रहे हैं? केशवदास, पद्माकर, भूषण, जगनिक कवि, लाल कवि और गंगाधर व्यास। लेकिन इस क्षेत्र के जो कवि हैं उन्होंने ब्रज भाषा में ही रचनाएं की थी। क्षेत्र इनका बुंदेलखंड रहा लेकिन भाषा इनकी ब्रज भाषा ही रही थी। फिर है कन्नौजी। तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कन्नौज को कान्यकुब्ज भी कहा जाता है। इसके आधार पर इस क्षेत्र की जो बोली है वो कन्नौजी कहलाती है। कन्नौजी और जो ब्रज है उसमें समानता पाई जाती है। तो कन्नौजी में अलग से साहित्य नहीं रचा गया, लेकिन इस क्षेत्र के जो रचनाकार हैं उसमें कौन है? चिंतामणि, भूषण, मतीराम आदि। तो इन्होंने भी ब्रज भाषा में ही रचना की थी। फिर है दक्षिणी हिंदी। तो दक्षिणी को दक्षिणी हिंदी भी कहते हैं। दक्षिणी हिंदी तो इसका दक्षिणी का जन्म जो है 1307 के बाद में माना जाता है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ भागों पर अपना अधिकार कर लिया था। फिर 1347 में दक्षिण में जब बहमनी राज्य स्थापित हुआ था तो 5 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया था। बीजापुर, गोलकुंडा,
उसमें कुतुब शाही, आदिल शाही, बिदर में बरोद शाही, बरार में इमाद शाही और अहमदनगर में निजाम शाही, इस नाम से। तो इस प्रकार उत्तर भारत के जो मुस्लिम शासक हैं, जब अपने साथ हिंदी भाषी जनता जो है, दिल्ली मेरठ की जो जनता है, उनको दक्षिण ले गए थे, तो दक्षिण के संपर्क से हिंदी की जिस नई शैली का रूप विकसित हुआ था, उसे दक्षिणी कहा गया है। आ गया समझ में? तो दक्षिणी का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है, लेकिन आज भी विशेष तौर पर हैदराबाद में, गुलबर्ग और बीजापुर, बिदर में और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ जो छोटे छोटे शहर हैं, उनमें लगभग 50 लाख लोग दक्षिणी भाषा बोलते हैं। और इनके लेखकों में प्रमुख हैं मोहम्मद औफी और मोहम्मद हुसैनी, अबुल हुसैनी, मोहम्मद कुली, कुताब शाह। फिर धीरे धीरे दक्षिण के जो साहित्यकार हैं, उन्होंने उर्दू और फारसी में भी साहित्य रचने लग गए थे। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने जो भारोपीय भाषा परिवार है, उसका अध्ययन किया। आप इसके नोट्स बना लेना, समेटिव टेस्ट में ये जो यूनिट आएगी, उसमें ये आपके काम आएगी, ठीक है।